अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ। कल हमने चैप्टर 13 स्टार्ट किया था जी, जिसके अंदर हमने बात की है कि पार्टनर क्योंकि बाकी पार्टनर्स का एजेंट होता है और उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो बाकी पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है। तो हमने कहा कि कई बार तो उसके पास एक्चुअल अथॉरिटी होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में होती है, चाहे वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो या इम्प्लाइड हो व्हाटएवर। तो उसके बाद एक तो उधर से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अथॉरिटीज वगैरह आ जाती हैं। सेकंड, उसके पास ना कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से अथॉरिटीज होती हैं जिनकी वजह से वो फर्म को बाइंड कर सकते हैं अपने एक्ट से। तो हमने कुछ एक्ट्स पढ़े हैं, वो आपको याद होने चाहिए, उसको 8-10 बार पढ़ें। वैसे बेहतर है कि आप एक असाइनमेंट सबमिट करवाएं। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने 3 तरह की चीज़ें पढ़ी हैं। मेन जो थी, एक हमने जनरल ड्यूटीज पढ़ी हैं, वो जो 9 ड्यूटीज हैं लिखे हैं वो इकट्ठी तरतीब में, सही है। और जाहिर है आपको कॉन्सेप्ट भी उसका आना चाहिए, तो उसमें अगर किसी में कंफ्यूजन है तो आप पूछें। फिर जो क्वालिफाइड ड्यूटीज की हेडिंग दें उसमें वो 7 ड्यूटीज लिखें। म्यूचुअल राइट्स की दें एक हेडिंग, और उसमें 11 जो राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो लिखें, ठीक है। देन आगे आ जाएं, इधर आपने इम्प्लाइड अथॉरिटी के नाम से एक हेडिंग देनी है जो पार्टनर्स की होती है, उसमें ये जो हमने 7-8 पढ़ी हैं ये लिखनी है। आज कुछ और डिस्कस करेंगे चीज़, वो भी आपने लिखनी है। ये भाई बड़ा ज़रूरी है कि आपको इनकी लिस्ट आती हो, ये पेपर में आ जाती है। मुफ्त के मार्क्स हैं और कट भी मुफ्त में जाते हैं, ठीक है। तो भाई हमने कहा कि कुछ एक्ट्स हैं जो पार्टनर्स करके फर्म को बाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें बात यह है कि फर्म ने बाइंड होना है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी क्या फर्म से हमेशा पैसे निकलवा सकती है, उसको लायबल ठहरा सकती है? सर उसमें हमने कहा कि पहले तो हमें ये देखना होगा कि क्या ये ऑर्डिनरी बिजनेस में काम हुआ है, देन क्या फर्म के नाम पे काम हुआ है, और क्या फर्म को बाइंड करने के इंटेंशन से काम हुआ है। अगर पार्टनर कोई ऐसा काम करता है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होता ही नहीं है, तो भाई थर्ड पार्टी का कसूर है। उसको पता होना चाहिए कि ये तो कोई अलग काम है, ये उनके असल बिजनेस वाला काम ही नहीं है, वो क्यों इसके साथ इस तरह की ट्रांजेक्शन कर रहा है। अनलेस कि वो पार्टनर खुद लायबल होना चाहता हो, इंडिविजुअली हो सकता है, फर्म लायबल नहीं हो सकती। हमने कल कुछ बातें पढ़ी हैं। अच्छा जी, आज कुछ चीजें पढ़ते हैं। जैसे कल हमने कहा कि इम्प्लाइड अथॉरिटी की कुछ टाइप्स पढ़ी जो कि कानून हमें बताते हैं, मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताता है। आज पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें कुछ बताने लगा कि भाई मैं इम्प्लाइड अथॉरिटी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रहा हूँ। रिस्ट्रिक्शन से मुराद क्या है कि भाई ये वाली चीजें किसी भी पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती। देखें बात ये है कि फटा सारा होता है इम्प्लाइड अथॉरिटी के टाइम पे। आप जो थर्ड पार्टी है वो कहती है भाई मैंने तो समझा था इम्प्लाइड अथॉरिटी है। जो फर्म होती है वो कहती है भाई आपको पता होना चाहिए था इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है, हम तो नहीं इसको बैक कर इस बंदे को। तो वहां पे केसेस होते हैं और सारा कुछ मसले मसाइल होते हैं। कानून ने इस चीज में हेल्प करने के लिए जितना हो सकता था कानून ने मदद की है। पहले कानून ने ये बता दिया कि भाई ये चीजें इम्प्लाइड अथॉरिटी में आती हैं। अगर इन चीजों में से कोई काम भी पार्टनर ने किया और थर्ड पार्टी के पास पूरा राइट है कि वो फर्म से पैसे निकलवा सकती है, अनलेस फर्म ने थर्ड पार्टी को बताया होता है कि भाई ये कुछ चीजें हैं, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में आमतौर पर तो आती हैं लेकिन हम अपने पार्टनर को इजाजत नहीं दे रहे। वो गल कर रहे हो, फॉलो नहीं, दोबारा सुने। मसला क्या है कि कई बार फर्म जो है वो जिम्मेदारी नहीं लेती पार्टनर्स के काम की, और कई बार थर्ड पार्टी होती है वो कोई ऐसा काम, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर लेती है पार्टनर के साथ ये सोचते हुए कि फर्म लायबल होगी, लेकिन असल में उसकी अथॉरिटी में चीजें होती ही नहीं है। एक्चुअल अथॉरिटी का मसला नहीं है, मसला होता है इम्प्लाइड का, जो समझी जाती है, जो डीम की जाती है, सोचा जा रहा होता है यार इस बंदे के पास अथॉरिटी है। तो कानून ये कहता है कि भाई मैं आपको 2 चीजें बताने लगा हूं। एक मैं आपको बताने लगा हूं इम्प्लाइड अथॉरिटी, ठीक है। वो कहता है मैं ना आपको एक तो बताता हूं कि इसके इंस्टांसेस या एक्ट्स वगैरह जो कि इम्प्लाइड अथॉरिटी में आते हैं, और एक कानून कहता है कि जो आज हम पढ़ेंगे मैं आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताने लगा हूं। रिस्ट्रिक्शन से मुराद क्या है? स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस, कि भाई ये कानूनी तौर पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं, ये वाली जो चीजें हैं ना ये इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं समझी जाएंगी किसी भी पार्टनर की, ठीक है। और ये वाली जो चीजें हैं ये आमतौर पर इम्प्लाइड अथॉरिटी समझी जाएंगी किसी भी पार्टनर की। गल बड़े गौर से सुननी है। बात क्या है कि भाई अगर पार्टनर, किसी भी पार्टनर ने इन एक्ट्स में से कोई हरकत की जो कि हमने कल पढ़े हैं और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में की, सही है, थर्ड पार्टी फर्म को लायबल ठहरा देगी,
अगर फर्म चाहती है कि वो जिम्मेदार ना हो इम्प्लाइड अथॉरिटी का, तो भाई वो थर्ड पार्टी को बता दे स्पेसिफिकली कि सर जी ये वाले अथॉरिटी हाँ होती तो है, लेकिन ये जो अथॉरिटी है ना ये हमने नहीं दी हुई, ये अथॉरिटी हमने नहीं दी हुई, तो भाईजान ये वाले अगर आप काम करोगे हम नहीं मानेंगे, हम जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, फिर उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती। ठीक है, लेकिन अगर फर्म भी नहीं बताती थर्ड पार्टी को और इम्प्लॉयड अथॉरिटी में वो कहीं पे पॉइंट लिखा भी हुआ है जो हमने कल पढ़ा था, तो थर्ड पार्टी फर्म से पैसे निकलवा सकती है। और गल ये समझ आ जाते हैं। आज हम पढ़ने लगे स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस। कानून कहता है कि भाईजान कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ पाबंदियां मैंने लगाई हुई हैं कि ये चीजें इम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं समझी जाएंगी, ये चीजें इम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं समझी जाएंगी। अगर थर्ड पार्टी के पास फर्म का कोई एक पार्टनर जाता है इनमें से कोई काम करवाने के लिए और थर्ड पार्टी समझती है कि हाँ भाई मैं फर्म को लायबल ठहरा लूंगी, तो भाईजान वो नहीं ठहरा सकती। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी ये भी नहीं कह सकती कि मुझे क्यों नहीं बताया आपने, मुझे क्यों निकाला। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी कह सकती थी कि यार इम्प्लॉयड अथॉरिटी में चीजें आ रही थी मैंने तो किया है, अगर आपने मना किया हुआ था उस पार्टनर को तो मुझे भी बताते, मुझे नहीं बताया मैं आपसे पैसे निकलवाऊंगा। यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? कानून ने दसिया है यार, कानून ने खुद बताया हुआ है। तो कानून एक लाइन यूज करता है जो कि आप लोगों को 3600 बार बताई है फिर भी नहीं पता होनी, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेड, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। सही है, अदालत में केस जाएगा, इनमें से कोई चीज थी, थर्ड पार्टी कहेगी या फला वाला एक्ट अभी पढ़ लेते हैं, ये पार्टनर ने किया, मैंने तो ये समझा फर्म ने भेजा था, तो अदालत कहेगी जरा खोले पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो कहेगा भाई ये क्या होता है मुझे नहीं पता, तो कानून कहेगा भाई तो नहीं पता, सानू सारा पता है, ये खोले जरा, वो खुद खोलेगा, कहेगा वकील साहब जरा अपने क्लाइंट को पढ़ाएं जरा, इसके अंदर ये वाली लाइन लिखी हुई है कि हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कानून ने कि ये वाला एक्ट इम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं आएगा, वो कहेगा लिखा तो हुआ है। अगली बार वो क्या करेगा, सारा कौन पढ़ता है कानून, तो वो कहेगा भाईजान इग्नोरेंस ऑफ लॉ, लॉ का पता ना होना, लॉ से की अवॉइडेंस उसकी, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि भाई मुझे पता ही नहीं है उसका, ये आपकी गलती है, उनकी थोड़ी गलती है। बात आई समझ, ये बातें भाई लिखी हुई है कानून में, ये वाली भी लिखी हुई है। वो कहेगा कि हाँ ये देखो इधर वाले आप एक्ट क्यों करते थे, क्योंकि कानून में लिखे हुए हैं, तो आप भाग के कहते हैं हाँ भाई फर्म लायबल है। ठीक है, अनलेस फर्म रोक दे मुझे बता के यार ये वाला काम नहीं, तो भाई ये भी तो कानून ने बताया हुआ है ना कि ये वाले नहीं किए जा सकते, अगर इनमें से आप करोगे फर्म लायबल नहीं होगी, वो इंडिविजुअल पर्सन होगा। बात आ गई, कॉन्सेप्ट कोई बैठा है दिमाग के अंदर या नहीं? चले आए जरा स्टार्ट। क्या सिलसिला है, चले। अच्छा जी, स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन ऑन द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर, सेक्शन 19 पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ आर स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन, आईनी रिस्ट्रिक्शन है, एंड इज एप्लीकेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अगेंस्ट एप्लीकेबल है, वेदर अ पर्टिकुलर पर्सन डीलिंग विद द फर्म हैज नॉलेज ऑफ इट और नॉट। देखो उसने कहा कि भाई ये जो पाबंदियां मैं लिखने लगा हूं ना हर बंदे के ऊपर एप्लीकेबल हैं, ये नहीं कह सकता मुझे पता नहीं था। कानून के अंदर लिख दी गई है ना चीज, तो पता होनी चाहिए। आप अगर किसी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए किस कानून के तहत होती है ये वाली ट्रांजेक्शन, में कानून पढ़ लूं, वो आपकी जिम्मेदारी है। बात आ रही है समझ? तो सर उन्होंने कहा कि ये जो है आपकी नॉलेज में हो या ना हो, ये भाई पाबंदियां हैं इम्प्लॉयड अथॉरिटी के ऊपर। चलिए, द फॉलोइंग एक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द इम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर अनलेस देयर इज एन यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड। आगे उसने एक और भी इसमें डाल दी है। कानून ये कहता है कि भाई ये मैं ना कोई आपको 4 और 4 8 तरह की चीजें बताने लगा हूं जो इम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल नहीं होती, जो इम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल नहीं होती अनलेस आपके मुल्क में, आपकी सोसाइटी में, आपके बिजनेस में कोई कस्टम हो, कोई रिवाज हो कि ये काम करवाए जाते हैं। अब ये बात आ गई है जजमेंटल, ये फिर अब वकीलों ने साबित करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि इसमें से कोई चीज थी, ठीक है, वो थर्ड पार्टी ने कर ली हुई है, बाद में पैसे लेने के फॉर्म से फॉर्म ने कहा भाई इसके ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ठीक है हम तो नहीं पैसे देंगे, आपको नहीं पता, कहेगा अच्छा चलो, लेकिन वो कहेगा यार रिवाज तो यही चलता है कि फलां बंदा ये वाला काम करता है। हाँ बेशक कानून के अंदर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, लेकिन हमारी सोसाइटी का जो कल्चर है बिजनेस का,
या हमारे इंडस्ट्री का जो कल्चर उसके अंदर तो ये चीज हो रही है प्रैक्टिस के अंदर। अब ये अगर वो साबित कर देगा वकील कि भाई ये प्रैक्टिस में होती है, बेशक कानून ने मना किया हुआ है, लेकिन कानून ने साथ ये भी तो लिखा हुआ है ना, अनलेस देयर इज एनी यूजेज और कस्टम, ठीक है, तो फिर वो अदालत उसको मान लेगी। गल है ये समझ। बात क्या है कि भाई आपने कोशिश करनी है कि ये वाली चीजें करें ही ना किसी फर्म के पार्टनर के साथ, क्योंकि फर्म जिम्मेदारी नहीं लेगी उस एक्ट की, क्योंकि फर्म ने कहना है भाई ने इसके ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन थी। सेकंड, लेकिन फिर भी अगर आप कर भी लो तो करना तब है अगर आपके वहां पे कोई तगड़ा एविडेंस है कि यार आम तौर पे चीज मना तो है, ठीक है, लेकिन ये की जाती है, इंप्लाइड अथॉरिटी समझी जाती है पार्टनर की, तो फिर तो सही। ओके चलिए, अब मेन पॉइंट के लिए आपने काम नहीं करने, कौन कौन से काम? सबसे पहले आर्बिट्रेशन, सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। भाई एक कोई पार्टनर उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि फर्म के किसी फड्डे को आर्बिट्रेशन में लेके चले थे। आर्बिट्रेशन का पता है ना, वैसे हम चैप्टर 18 पढ़ेंगे, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 उसमें पढ़ेंगे, लेकिन हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया है ना, वो हमने लीगल प्रोसीडिंग वाले केस के टाइम पढ़ा था। आर्बिट्रेशन क्या है कि आप अदालत में नहीं जाते, किसी पंचायत टाइप की या किसी पर्सन के पास चले जाते हैं केस लेकर। वो कहते हैं अगर कोई फर्म के का डिस्प्यूट है किसी के साथ चल रहा, एक पार्टनर के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो अकेला फैसला कर दे कि चलो जी मैं आर्बिट्रेशन में लेके जा रहा हूं, तो अगर कोई पार्टनर लेकर चला गया, उधर इवन फैसला भी हो गया ना, तो कानून कहता है कि मैं इस फैसले को नहीं मानता, क्यों? क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल एक फर्म थी, उसका केस चल रहा था, उसने 10 लाख रुपए किसी के देने थे, ठीक है, मतलब कोई झगड़ा था किसी के साथ, 5 पार्टनर से 2 पार्टनर उठे, उन्होंने कहा आर्बिट्रेशन में लेके जाते हैं, तो आर्बिट्रेशन में लेके फर्म के खिलाफ फैसला आ गया कि चलो 10 लाख रुपया भरो। फर्म से वो पैसे लेने के लिए आ गया बंदा थर्ड पार्टी के, भाई लाओ 5 से 5 लोग मुझे 10 लाख रुपया दो, वो सबसे पहले कहेंगे कि भाईजान इसके बाद अथॉरिटी नहीं थी आर्बिट्रेशन में जाने की। अब वहां पर फिर मसला एक दूसरा आ गया, अगर वो थर्ड पार्टी साबित कर दे कि अथॉरिटी तो बेशक इंप्लाइड अथॉरिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन तो लगी हुई है, लेकिन आम तौर पे इसी तरह ही हो रहा है मार्केट के अंदर, इसी तरह कस्टम है, यही रिवाज है, तो भाई फिर उसको मानना पड़ेगा। आगे बात समझ। तो पहला पॉइंट क्या है, आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकता कोई पार्टनर, उसके बाद एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है। हाँ वो रिटर्न या आप कह लेंगे ओरली एक्सप्रेस करके उसको बता दिया गया हुआ, फिर तो अथॉरिटी है, एक्चुअल अथॉरिटी आएगी। बैंक अकाउंट, कोई भी पार्टनर अपने नाम पे फर्म के लिए बैंक अकाउंट नहीं ओपन करवा सकता। ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम, अपने नाम पर नहीं खुलवा सकता, भाई ये इंप्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्शन है, सही है, ओके। तीसरा कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ क्लेम बाय द फर्म। फर्म ने किसी से कोई क्लेम किया हुआ था, कोई पैसे लेने थे, लेकिन कोई एक पार्टनर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, उसको छोड़ नहीं सकता पैसों को। मिसाल तौर पे फर्म ने किसी को 5 लाख रुपया लेना था, किसी भी वजह से कुछ चीजें खराब भिजवा दी या वट एवर द रीजन इज, 5 लाख रुपया लेना था, कोई एक पार्टनर उठा, उसने कहा यार चल छोड़ यार 2 लाख रुपया दे दे, भाई उसके बाद राइट नहीं है, उसे अकेले के पैसा थोड़ी है, बात आ रही समझ, उसकी ये इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है। तो कल अगर एक पर्सन जाके इस तरह कह के छोड़ दे और थर्ड पार्टी बाद में फर्म को पैसे ही ना दे, तो ऐसे नहीं है भाई, वो फर्म फिर भी निकलवा सकती है, ओके। विड्रॉल ऑफ सूट, देखें हमने पीछे क्या पढ़ा था कि किसी के ऊपर केस करना या केस को डिफेंड करना ये तो पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी है, लेकिन किसी केस को वापस ले लेना ये अथॉरिटी नहीं है, ये भाई सब फैसला करेंगे, ठीक है, ये एक बंदे की इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है। बात आ रही है समझ। कल हमने पढ़ा था कि किसी के ऊपर केस करना फर्म के बिहाफ पे, या फर्म के ऊपर हुए केस को डिफेंड करना, ये किसी भी पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी है, वो करते हैं इस तरह। अब उन्होंने कहा कि भाई वो तो कर सकते हो, लेकिन केस को वापस नहीं ले सकते आप, केस कर दो इंप्लाइड अथॉरिटी है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि किसी बंदे के ऊपर हमने केस किया था, मैं अकेला ही वापस लेना चाहता हूं, मेरी इंप्लाइड अथॉरिटी है, भाई दिस इज नॉट वैलिड, सही। एक्सेप्टेंस ऑफ लाइबिलिटी, फर्म पूरी फर्म के ऊपर लाइबिलिटी जो कोई आ रही है उसको अकेला बंदा एक्सेप्ट या एडमिट नहीं कर सकता। मिसाल तौर पर फर्म ने कोई केस चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर आ गया फर्म ने इतने पैसे देने हैं, अकेला बंदा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बाकियों ने भी तो देने हैं ना भाई, तुम्हें अकेले में थोड़ी देने हैं, बाकियों के बिहाफ पे तुम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। अकेला बंदा बाकियों के बिहाफ पर कोई लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एडमिट नहीं कर सकता। पीछे हमने पढ़ा कि वो कर्जा ले सकता है, कर्जा वो लेगा, पैसा आना भी तो है ना उसमें, मतलब कर्जा ले सकता है, लेकिन अगर फर्म के ऊपर कोई पैसे डाले जा रहे हैं किसी मद में, तो वो अकेले के पास ये अथॉरिटी नहीं है
कि वो कह रहे हैं हाँ भाई सारे दे देंगे हम, उसके बाद ये अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, देखिए बहुत बारीक बारीक सा फर्क है, इनको याद करना पड़ेगा भाई। याद कैसे होता है, लिख के याद होता है। एक्विजिशन, कल हमने क्या पढ़ा कि भाई वो मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज कर सकता है। ठीक है, यहां पर अब वो कह रहा है कि जी रिस्ट्रिक्शन लगाने लगा है, एक्विजिशन एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि मूवेबल का मसला नहीं है, बाइंग एंड सेलिंग में आ जाएगी बात, जो कल भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, बाइंग सेलिंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, उसमें मूवेबल भी आप खरीद सकते हो, मूवेबल को इवन प्लेज भी रखवा सकते हो, गिरवी भी रखवा सकते हो। लेकिन भाई आप इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते अकेले, उसकी अथॉरिटी नहीं है। अगर एक पार्टनर जाता है किसी थर्ड पार्टी के पास कि भाई ये ले इतने पैसे और मैं फर्म के बिहाफ पे, फर्म के नाम पे, तमाम पार्टनर्स के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदने आया हूँ, ठीक है, बाकी के पैसे हम बाद में दे देंगे, तो वो उसके नाम पे ट्रांसफर हुआ था, बाकी के पैसे देने जाता है। बाकी पार्टनर्स कहते हैं भाई कौन से पैसे, हम तो नहीं देंगे। इसी से लोग कहेगा नहीं भाई आपके बिहाफ पे आया, तो कहेगा आपने पढ़ी नहीं स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन, मैंने क्या पढ़ी, मेरे तो नॉलेज में नहीं है, तो क्या कहेगा इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। भाई आपको पढ़नी चाहिए थी वो वाली, ये तो रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर इम्प्लाइड अथॉरिटी, इसकी नहीं है। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं की जा सकती। ट्रांसफर, भाई ना ही इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। देखो तगड़ी तगड़ी इसके अंदर आप सारी चीजें देखें जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। पैसा क्योंकि पीर है ना, फिर वो फटा होता है पैसों से। उन्होंने जो बड़ी बड़ी चीजें ना वो उन्होंने रोकी हुई है, सही है, जिसमें फर्म का नुकसान या रिस्क है ना इसके अंदर, बाकी पार्टनर्स के वेल्थ लॉस का, वो उन्होंने कहा हुआ है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी में रखना, अपने हाथ में फैसले करो। पार्टनरशिप, ना ही कोई एक बंदा बाकियों के बिहाफ पर पार्टनरशिप में जा सकता किसी दूसरी फर्म के साथ। देखिए ये तो आपको बात पता है ना कि फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी कोई नहीं है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अगर 10 पार्टनर्स हैं तो हम कहेंगे जी फर्म इटसेल्फ किसी और फर्म की पार्टनर बन सकती है, नहीं बन सकती, उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई स्टेटस, उसका कोई हैसियत ही नहीं है। हाँ 10 के 10 पार्टनर्स चाहे बन सकते हैं, 10 में से 2 चाहे बन सकते हैं, 1 चाहे बन सकता है, मतलब है कि वो इंडिविजुअल लेवल पर बनेंगे, पार्टनरशिप एज अ होल जाके नहीं बन सकती। तो भाई जब पार्टनरशिप एज अ होल की एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो एक पार्टनर बाकियों के बिहाफ पर कैसे उन सबको फंसा देगा किसी और पार्टनरशिप के अंदर। क्या हो जाए, मैं वादा कर रहा हूं कि हम 10 के 10 लोग आपके पार्टनर बन सकते हैं, उसके बाद अथॉरिटी नहीं है, इम्प्लाइड अथॉरिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी। ठीक है जी, तो भाई ये कुछ एग्जांपल आपके इसमें आ गई 8, इसको प्लीज लिख कर करना है याद, वरना भूल जाएगा। एग्जाम्पल 8, मुझे लग रहा है कि इस बार पेपर में आ सकता है। एग्जाम्पल 8, अमजद बाबर एंड जाहिद आर पार्टनर्स, जाहिद एंड एक्टिव पार्टनर साइंड अ लैंड ट्रांसफर डीड, इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना लैंड ट्रांसफर डीड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम अदर पार्टनर। अगर यहाँ पे लिखा होता विद ऑथराइजेशन तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है ना भाई। देखो जब हम कहते हैं ना फर्म इकट्ठे करेगी, तो इकट्ठे से मुराद ये नहीं कि सारे चल के ही जाएंगे। अगर वो एक बंदे को अथॉरिटी दे दें कि भाई आप हमारे भी आप पे कर सकते हो, ये भी वैलिड है। इसका मतलब क्या है कि भाई बाकी सब कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। जैसे हमने बात की जॉइंट प्रोमिसेस के केस में अकेला बंदा परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता, सारे ही करेंगे। लेकिन अगर 5 लोग हैं यार, हम क्या वहां पे जाते, फिर तुम चले जाओ, हमारे भी आपके 5 ने कह दिया उसको, तो भाई फिर तो कोई मसला नहीं है ना, वो तो यही समझाएगा 5 ही आएंगे। तो यहाँ पर भी अगर अथॉरिटी दी होती उसको तो फिर तो ठीक था, लेकिन अगर नहीं दी हुई तो वो क्या लैंड ट्रांसफर कर सकता है। आपने कहना है एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 देयर आर सम स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर इन व्हिच केस द थर्ड पार्टी कैन नॉट बाइंड द होल फर्म बट द इंडिविजुअल पार्टनर। सही है, सिर्फ उसको कर सकती है। तो इस केस में क्या है भाईजान, ये भी वही एक केस है कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर या एक्वायर नहीं कर सकते, तो उस बंदे ने किया है, तो दिस इज नॉट वैलिड। ओके जी, आगे आ जाए रिस्ट्रिक्शन और इम्प्लॉयड अथॉरिटी बाय कॉन्ट्रैक्ट। देखें पहले हमने पढ़ा कि जी कुछ इंस्टांसेस हैं, मतलब कि इम्प्लॉयड अथॉरिटी की टाइप्स हमने कुछ पढ़ ली कि ये हर बंदा समझेगा कि ये इम्प्लॉयड अथॉरिटी है अगर ये ऑर्डिनरी कोर्स में हो रहा है तो, ठीक है, अनलेस आप उसको बता दोगे यार ये इम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं, वरना हर बंदा समझ रहा होगा कि इम्प्लॉयड अथॉरिटी है। ये जो चीजें हर बंदे को पता होनी चाहिए कि इम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है, ये वाले काम किसी फर्म के पार्टनर के साथ नहीं करने बतौर इम्प्लॉयड अथॉरिटी, अनलेस वो एक्चुअल अथॉरिटी लेकर आए, कोई
बाकियों के बिहाफ पर है तो वो तो वैलिड चीज, ठीक है। अब एक बात आई कि भाई ये तो कानून ने पाबंदियां लगा दी ना इम्प्लॉयड अथॉरिटी के ऊपर। अब वो कह रहे हैं कि भाई आप थ्रू कॉन्ट्रैक्ट भी पाबंदी लगा सकते हो, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट भी पाबंदी। देखो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो मेंशन चीजें होती हैं इम्प्लाइड ऑरली या रिटन वगैरह, वो तो आपकी एक्चुअल अथॉरिटी है ना कि भाई ये फलां चीजें आप कर सकते हो, ये तो एक्चुअल अथॉरिटी है। इम्प्लाइड का तो मतलब ही ये था कि जो पार्टनर के बताया तो नहीं गया हुआ, लेकिन आम हालात में वो इस तरह के काम कर सकता है, उसकी अथॉरिटी समझी जाएगी, वो फर्म को बाइंड कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि भाई ये जो इम्प्लाइड अथॉरिटी जो आम हालात में समझी जाती है पार्टनर की, एक तो कानून ने कुछ चीजों को मना कर दिया कि भाई आम हालात में ये चीजें नहीं पार्टनर की अथॉरिटी समझी जाएंगी। अब वो कहते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी तो चेंज कर सकते हैं ना, स्पेसिफाई उसमें कर देंगे, या फलां चीजें आप नहीं कर सकते। देखिए जरा, द पार्टनर्स इन अ फर्म मे बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर रिस्ट्रिक्ट द इम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ एनी पार्टनर। Such restrictions shall be effective only if third party knows of the restriction or does not know or believe their partner to be a partner। वो कहते हैं कि ऐसे भी हो सकता है कोई इम्प्लॉयड अथॉरिटी थी, पूरी दुनिया समझ रही है कि पार्टनर के पास ये अथॉरिटी है, लेकिन आपने थ्रू कॉन्ट्रैक्ट वो खत्म की हुई है, तो भाई थर्ड पार्टी का क्या कसूर है। अगर थर्ड पार्टी उसको इम्प्लॉयड अथॉरिटी समझ के उस पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि भाई कल मैं फर्म से पैसे ले लूंगा, आप कल कहेंगे नहीं नहीं मैंने तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, तो वो कहेगा भाई मेरा क्या कसूर है, मुझे बताई थी रिस्ट्रिक्शन आपने। तो बात वही है, अगर इनमें से कोई चीज आ रही है, थर्ड पार्टी समझ रही है कि भाई फर्म पैसे भरेगी, फर्म ने लेकिन आपस में फैसला किया हम नहीं भरेंगे, तो भाई वो थर्ड पार्टी को बताए ना, पहले उसके नॉलेज में आए। अदरवाइज थर्ड पार्टी इसको अगर उसके नॉलेज में आ गई ये चीज, फिर भी थर्ड पार्टी ये काम करती है, तो फिर भाई थर्ड पार्टी फर्म को लायबल नहीं ठहरा सकती सर उस बंदे से लेगी। ओके, एग्जाम्पल देखें, द पार्टनरशिप डीड ऑफ अ ट्रेडिंग फर्म प्लेस अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर टू सेल द गुड। देखें सेल द गुड, आप जाएंगे इम्प्लाइड अथॉरिटी सेक्शन 19 में पहला ही पॉइंट क्या है, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है ना, पूरी दुनिया समझ लिया गया एक पार्टनर की अथॉरिटी है, एम्प्लॉय को फर्म के बिहाफ पर चीजें बेच भी सकता है, खरीद भी सकता है। अब वो कहते हैं कि उन्होंने किसी बंदे के ऊपर स्पेसिफाई करके कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप नहीं खरीद सकते। भाई अब थर्ड पार्टी को क्या पता कि उसको रिस्ट्रिक्शन है, अगर आप थर्ड पार्टी को बता दोगे तो फिर भी वो इसको चीजें बेचती है, तो फिर थर्ड पार्टी का कसूर है, वो उसी से ले। अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता तो वो तो यही समझेगी कि इसकी इम्प्लॉयड अथॉरिटी। ओके, एक्सटेंशन ऑफ इम्प्लॉयड अथॉरिटी बाय कॉन्ट्रैक्ट। The partners in a firm may, by contract between partners, restrict the implied authority of any partner। ये तो हमने पढ़ लिया हुआ है। When a partner exceeds his authority, आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, फॉर एग्जाम्पल आप 1 लाख रुपए से ऊपर की चीजें नहीं खरीदेंगे, या लेट से वैसे ही आप कोई चीज नहीं खरीदेंगे, आपको खरीदने नहीं आती चीजें, आप कोई भी चीज नहीं खरीदेंगे, ये उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी के ऊपर क्या थी, रिस्ट्रिक्शन थी। वो बंदा गया फिर भी मार्केट में उसने फिर से चीजें खरीद ली, थर्ड पार्टी को नहीं पता था इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है। थर्ड पार्टी आई फर्म के पास, भाई लाओ पैसे 5 लाख रुपए से चीजें खरीदी, फर्म ने कहा यार हमने तो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई, थर्ड पार्टी है मुझे क्या पता रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई, मुझे तो पैसे भरो, मैंने तो इसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी समझी। अब वो कह रहे हैं कि भाई आप फिर से कॉन्ट्रैक्ट करके उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। आप कह सकते हैं हाँ चलो यार हम भर देंगे पैसे, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया कि हाँ यार ये भी इसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में हमने शामिल कर दी हुई है चीज। बात आई समझ, आप उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर जो चीज नहीं आ रही उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो बाद में, हाँ यार चलो हम कर लेंगे, ठीक है। The partner in firm may, by contract between partners, restrict the implied authority of any partner when a partner exceeds his authority, अपनी authority से बाहर जाता है, that is act outside his actual authority, the other partners may ratify such unauthorized act। ratify का मतलब क्या होता है, बाद में जाके प्रूव कर देना, चीज पहले हो चुकी है, बाद में किसी डेट पे जाके उसको ऑथराइज कर देना, उसको अप्रूव कर देना, उसको ओके कर देना, हाँ भाई ओके हमारी तरफ से, ठीक है। देखो वो उसने कहा ना कि अनऑथराइज एक्ट था, उसकी अथॉरिटी में नहीं था, लेकिन अगर फर्म चाहे तो भाई बाद में जाके उसको रेटिफाई कर सकती है। एंड दस पार्टनर कैन रिमूव एनी क्वेश्चन अबाउट वेदर इम्प्लॉयड अथॉरिटी एक्सिस्टेड और वेदर द अदर पार्टी न्यू दैट द पार्टनर। उन्होंने कहा भाई वो सारा फिर वो मसला खत्म हो जाएगा ना। मिसाल के एक बंदे की अथॉरिटी थी कि नहीं, उसने वो वाला एक्ट कर लिया जाके,
फट्टा तो तब होना था ना, फर्म मानती ना, फर्म कहती नहीं नहीं भाई मैं नहीं करूंगा, इसकी तो अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन फर्म ने कहा चलो यार ये भी हम मान लेते हैं, मसला खत्म, उधर रिजोल्व हो गया, ठंड पड़ेगी सर, ठीक है, इजी हो गया सिस्टम। यही वही बात है सिंपल, कि अगर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं आप, लेकिन अगर आप चाहें तो एक चीज जो अथॉरिटी में नहीं थी उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मतलब है कि चलो यार इसको भी ले आओ, उसकी अब फर्स्ट हो गया, वो है ना मिर्जापुर का डायलॉग है, ठीक है, हमारे ये कैसे करते हो, कहते हैं खुद सोच लेना। एग्जाम्पल 10, साजिद माजिद एंड वाजिद, माशाल्लाह तीनों भाई हैं लगता है, आर पार्टनर इन अ फर्म by an agreement they decided that no partner would have authority to sell goods of the firm above the value of 50,000 without the consent of other partner। उन्होंने भाई आपस में एक किया हुआ है कि किसी भी पार्टनर के पास 50,000 से ऊपर वाली चीजें बेचने की जो है अथॉरिटी नहीं है, थर्ड पार्टी को पता नहीं, पता है कि नहीं, लेट्स से नहीं पता, तो भाई वो बंदा गया है, सारे सोल्ड गुड्स वर्थ 70,000 क्रेडिट विदाउट आउटस्टैंडिंग विदाउट कंसल्टिंग अदर पार्टनर से 70,000 की चीजें बेच दी। कस्टमर डिफॉल्टेड, कस्टमर डिफॉल्ट कर गया, कस्टमर के पास है नहीं पैसे, जाहिर उन्होंने किसी वजह से कहा होगा ना यार 50,000 से ऊपर की उधार की चीजें नहीं देनी, तो लोग पैसे मार लेते हैं, गली छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। अब कस्टमर डिफॉल्ट कर गया भाई, अब इसमें क्या है, साजिद हैज टू कंपनसेट द फर्म फॉर लॉस, जाहिर है उसको भरने चाहिए पैसे, क्योंकि जनरल ड्यूटी के अंदर क्या था, हमने पढ़ा कि आप अपने अथॉरिटी से एक्सीड नहीं कर सकते, उसने एक्सीड किया है, वो पैसे भरेगा 20,000 रुपया, ऑब्वियसली 50,000 तक की तो अथॉरिटी थी ना, 50,000 तो एक बिजनेस रिस्क है, वो तो लॉस हो भी सकता है, 20,000 रुपया वो भरेगा, लेकिन अगर वो चाहे तो कह सकते हैं चलो कोई नहीं यार हम अप्रूव कर देते हैं, ऐसे ही समझो हमने ऑथराइज किया था, ये भी वो कह सकते हैं, ओके। लेकिन अगर वो नहीं कहते 20,000 रुपया भरना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे पार्टनर्स अथॉरिटी एंड इमरजेंसी, इमरजेंसी के अंदर भाई वो उसकी पूरी अथॉरिटी है कि वो हर काम कर सकता है जो कि वो अपनी चीजों के लिए अपनी ओनरशिप में वो करता, ठीक है, फर्म की वो कोई चीजें सेल कर रहा है, बेच रहा है, चीजें हैं व्हाटएवर, कोई भी ट्रांजैक्शन है, कुछ भी वो कर रहा है फर्म के बिहाफ पर, बीच में कोई इमरजेंसी क्रिएट हो गई है तो वो कहते हैं कि उसके पास ये इम्प्लाइड अथॉरिटी, उसको पूछने की जरूरत नहीं है किसी से, वो जो अपने लिए करता वो प्रूडेंस यूज करते हुए, अकल यूज करते हुए वो फर्म के लिए भी करेगा। ये उसका ना सिर्फ अथॉरिटी है, उसकी उसकी ड्यूटी भी है। ड्यूटी में भी हमने पढ़ा है, जनरल ड्यूटी के अंदर ही पढ़ा हुआ है, ड्यूटी टू एक्ट इन इमरजेंसी। ये नहीं तो खड़े हो रहे हो भाई नहीं मेरी अथॉरिटी नहीं, नहीं सर आपकी ड्यूटी भी है, अथॉरिटी भी आपको दी हुई है, ड्यूटी भी दी हुई है कि आपने लाजमी इमरजेंसी के अंदर एक्ट करना है। हाँ वो एक्ट करके कुछ गलत हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आपने विद गुड फेथ जैसे आप अपने काम के लिए करते हो उसी तरह करना, ठीक है। Upon his authority in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by a person of ordinary care in his own case acting under similar circumstances. Okay, example है Wadid Yasin is either partner in a firm. By an agreement, they decided that no partner would have authority to sell the goods of the firm above 50,000 without the consent of. Owing to a sudden slump in the market, market के अंदर थोड़े हालात बुरे माड़े चल रहे थे, the prices crashed, prices गिर गई हैं भाई उसकी, ठीक है। Yasir, in order to save the firm from loss, sold all the stock worth 5 million without consulting others. अब जरा बड़े गौर से बात समझनी है, आपने हर किसी को अथॉरिटी दी हुई थी कि भाई 50,000 से ऊपर नहीं करना, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, 50,000 से ऊपर आपने चीजें नहीं बेचनी। वो कहते हैं मार्केट के इतने बुरे हालात हो गए कि प्राइसेस इतनी गिरी जा रही थी, तो उसने कहा यार फर्म को नुकसान से बचाने के लिए उसने 5 मिलियन की चीजें बेचनी है ताकि फर्म को कम नुकसान हो, ठीक है। अब देखें एक तरफ ड्यूटी है जो हमने पढ़ी थी अपनी अथॉरिटी से एक्सीड नहीं करना, दूसरी ड्यूटी है कि इमरजेंसी में एक्ट भी करना है, तो करे तो की करे, चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। अब भाई फैसला करना है कि उन दोनों ड्यूटीज में से उसने क्या करना है, तो सर इधर वो कहता है कि उसके पास ये ड्यूटी भी है, उसकी अथॉरिटी भी है, अथॉरिटी भी कानून ने दी है कि भाई आप इमरजेंसी में एक्ट कर सकते हैं, तो उसने किया है, उसने बिल्कुल सही एक्ट किया, ठीक है, कोई मसला नहीं। ओके जी, आगे आ गया मोड ऑफ एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी। In order to bind a firm and act done or instrument executed, instrument executed से मतलब वही चेक वगैरह इंस्ट्रूमेंट उसको बोला जाता है। इंस्ट्रूमेंट executed by a partner or other person on behalf of the firm shall be done or executed in the firm name or in the manner implying an intention to bind the firm। कल के लेक्चर के अंदर जो हमने बात की थी कि 3 चीजें होनी चाहिए, वो 2 चीजें यहां से उठाई थी
याद है इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर हमने क्या पढ़ा था, अगर आप चाहते हो कि फर्म को बाइंड करें, एक तो ऑर्डनरी बिजनेस में काम करें वो वाली कोई ट्रांजेक्शन, और दूसरा हमने कहा था फर्म के नाम पे हो, तीसरा हमने क्या कहते हैं इंटेंशन टू बाइंड फर्म हो। वो जो दो चीजें ना इधर से बेसिकली मैंने निकाली थी, वो आपको उधर लिखवाई थी, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर एंड फर्म। अच्छा, पहला पॉइंट आया इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर। एडमिशन से मुराद है वो क्या उसको उर्दू में बोलते हैं, एतराफ कर लेना चीज का, ठीक है, कि हाँ भाई हमने किया, सही है, एडमिट कर लेना चीज को। वो कहते हैं एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मुराद भी क्या होता है, स्टेटमेंट दे देना। अच्छा जी, any admission or representation made by a partner is evidence against the firm if the following two conditions are fulfilled। वो कहता है कि भाई हो सकता है कि किसी एक पार्टनर को उठा कर ले जाए, कि भाई जान उस तरह नहीं उठा के ले जाना जिस तरह लेके जा रहे थे, तो मतलब है कि किसी वैलिड केस के अंदर उसको ले गए हैं, उसे पूछगछ की है। वो कहते हैं कि कब उसका बयान फर्म के खिलाफ एविडेंस समझा जाएगा। सवाल ये है, सवाल क्या है कि एक पार्टनर का बयान, एक पार्टनर का एडमिट कर जाना एतराफ जुर्म कब बाकी सबके खिलाफ एविडेंस समझा जाएगा। वो कहते हैं इसके लिए दो कंडीशंस का होना जरूरी है। पहली कंडीशन क्या है, सच एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म। फर्म के अफेयर्स से मुतल्लिक एक तो वो होना चाहिए, उसके कोई पर्सनल अफेयर्स वाली बात नहीं होनी चाहिए। फर्म जिस तरह इधर होता है, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, वो मेन मुद्दे की बजाय सब इधर उधर की करेगा, वो फलां भी करता रहा फलां भी करता रहा, मतलब यार अस्तगफिरुल्लाह। तो इस तरह की हरकत नहीं। उन्होंने कहा कानून ये कह रहा है कि भाईजान एक तो वो जो स्टेटमेंट है, जो रिप्रेजेंटेशन है, जो एडमिशन है, तलाफ है, वो फर्म के अफेयर्स के बारे में होना चाहिए कि हाँ भाई ये टैक्स चोरी करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं साबित करूंगा टैक्स चोर है, उसने इस तरह को बयान दिया, ठीक है। And such admission representation must be made in the ordinary course of business। ordinary course of business में होना चाहिए। ये ना हो कि आप गायब हो गए, 6 महीने बाद पता लगा वो कहता नहीं मैं तो नॉर्थन एरियाज में गया हुआ था, यही नहीं हुआ। अचानक किसी न्यूज एंकर के घर से बरामद हुआ है, और न्यूज एंकर इतना मतलब वो ढीठ, क्या उसे वर्ड नहीं बोल सकता मैं, तो इस तरह का बंदा है कि उसको शर्म ही कोई नहीं आ रही, और वो वहां पे अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा हीरो समझ रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर हिस्ट्री इंशाल्लाह फैसला करेगी कि ये कौन लोग हैं, इनका कोई दीनमान नहीं है, पैसा पीर है बस। खैर बात क्या थी कि वो बड़े धड़ल्ले के साथ एक वो कर रहा है जी, बंदा जो अगवा शुदा है, जो गायब है मंजरे आम से, उसका एक इंटरव्यू करके बता रहा है ये तो मेरे घर में था, माशाल्लाह। मतलब हम क्या हैं, इन्होंने हमें पता नहीं बिल्कुल ही समझ लिया है ना। तो खैर वो कहते हैं इस तरह की चीजें नहीं होनी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो भाई। हाँ, फॉर एग्जांपल एससीसीपी का कोई मामला है, खैर ये पार्टनरशिप में तो नहीं होगा, आप समझ लें एफपीआर का कोई मामला है, कोई एफआईए का मामला है, कोई इस तरह की 2 नंबरी की हुई है, प्रॉपर वे में भाई उसको लेकर गए हो अरेस्ट करके, या उससे आगे पूछगछ की हो किसी ने, ठीक है। अब उधर वो प्रॉपर वे में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर चीजें हो रही है, मार धमकाई वाली चीजें नहीं हो रही। लोगों को ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा कि नहीं करोगे तो वो कर देंगे, वीडियो भेज देंगे, फलां फलां, ये हरकतें नहीं होनी चाहिए। ये तो इलीगल है ना, ये तो गैर इंसानी हरकतें हैं। कहते हैं प्रॉपर आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई काम कर रहे हैं, उसमें आपने उससे पूछगछ की है, उस बंदे ने जो भी बताया है, और वो फर्म के अफेयर्स के बारे में, फर्म के मामला के बारे में, हाँ उसको आप यूज कर सकते हो एज एन एविडेंस अगेंस्ट द फर्म। अगर ये दोनों चीजों में एक भी चीज मिसिंग है ना, उसको सबूत के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप जो लॉजिक, ये ना वैसे जनरल लॉ है ये, मतलब कि हर कानून में ऐसे होता है, वरना आप लॉजिकली सोचें, इतने स्टेटमेंट्स दिए, इतने इंटरव्यूज दिए, ये अदालत में क्यों नहीं इस चीज को पेश करते, क्योंकि दिस इज नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट। कोर्ट में प्रेजेंट ही नहीं किया जा सकता, अगले लोग के वकील नहीं है। वैसे तो पता है ना अदालतें किसकी हैं, सारा कुछ पता है, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ तो भाई आपने प्रीमा फेशी तो रखना होता है ना, बाजार में कुछ तो नजर आ रहा हो कि कुछ हल्का फुल्का तो सिस्टम चल रहा है सही। अगले के वकीलों ने सबसे पहले पूछना भाई ये कौन सा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, बंदा गायब है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस तरह आप फैसले लेते हैं, इस तरह बयान होते हैं, बयान तो होता है प्रॉपर सामने, आप अगला बंदा भी बैठा होता है, वो भी क्वेश्चनिंग करता है। ये होता है ना, ये क्या बंदा गायब है और आप उस बयान को, इस वजह से वो वाले बयान आज तक किसी अदालत के अंदर एडमिसिबल नहीं है, पेश नहीं किए जा सकते। वो सिर्फ बस अपनी तरफ से ना एक
कोई ईगो है किसी की, वो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, अदर देन दैट कुछ नहीं। बस हालात इस तरह के हैं कि क्या करें, बोलने पे भी अब पाबंदी हो तो फिर ठीक है नहीं। एग्जाम्पल 12 देख लेते हैं। वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ XYZ फर्म एडमिटेड इन कोर्ट दैट द फर्म हैज बीन इन्वॉल्वड इन टैक्स इवेजन। भाई एक पार्टनर गया कोर्ट में, उसने या FPR में या व्हाटएवर कोई इस तरह के प्लेटफॉर्म पे उसने आकर कह दिया कि भाई हमारी फर्म टैक्स चोरी करती है। टैक्स चोरी करना फर्म के अफेयर्स के बारे में भी है और ऑर्डिनरी कोर्स में गया है बंदा, कोई ऐसा धमकी शमकी कोई सीन हम नहीं पढ़ रहे एटलीस्ट यहाँ पे। तो भाई वो कहता है कि ये जो उस बंदे ने बात की है फर्म के अगेंस्ट एविडेंस समझी जाएगी, क्योंकि जाहिर है हर पार्टनर फर्म का एजेंट है। तो एजेंट साहब अगर कोई बात कर रहे हैं तो हमने क्या पढ़ा था, एजेंट का कान प्रिंसिपल के कान, एजेंट की आंख प्रिंसिपल की आंख, एजेंट का जुबान प्रिंसिपल की जुबान। ठीक है, भाई उसने बोला है तो उसका मतलब किया है उन्होंने। अब हाँ, ये नहीं कि इस बेस पे फांसी निकालने हम इसलिए अभी सजा दे दें, जाहिर है अगला भी कुछ करेगा ही ना, लेकिन हम फिलहाल ये करेंगे एविडेंस तो है। ओके, अच्छा नेक्स्ट एक बात आई, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एन एक्टिव पार्टनर। नोटिस से मुराद कोई इंफॉर्मेशन देना, कोई बात बताना कि कब ये समझा जाएगा कि सबको ये बात कन्वे होगी, या थर्ड पार्टी भी कोई नोटिस दे सकती है ऑब्वियसली। ठीक है, तो कहते हैं कब ये समझा जाएगा। एनी नोटिस टू अ पार्टनर ऑपरेट्स एज अ नोटिस टू द फर्म। अगेन बात वही है, एजेंट की आंख प्रिंसिपल की आंख। ठीक है, अगर एजेंट ने कोई नोटिस पढ़ लिया है, उसकी अटेंशन में आ गया है, तो समझा जाएगा कि प्रिंसिपल की अटेंशन में भी आ गया है। बाद में बाकी के पार्टनर ये नहीं कहते नहीं सुन, तो पता ही कोई नहीं केड़ा नोटिस है। बात आई ना समझ। देखिए ये कुछ ना प्रैक्टिकल मसाइल हैं जिसकी वजह से कानून ने ये तमाम इस तरह के सेक्शंस निकाले हैं। होता है ना कि भाई आपने 5 लाख रुपया देना, मैंने इसको हफ्ता पहले लेटर लिखा था 5 लाख तैयार रखना, यार हम तो मिले नहीं लेटर। वो कहते नहीं उनका मैं कर लेना इलाज। Any notice to a partner operates as a notice to the firm if the following 3 conditions are fulfilled। अगर 3 कंडीशन फुलफिल हो गई हैं, बाकी पार्टनर ये नहीं कह सकते सानू पता नहीं है। बात है ये समझ, बाकी पार्टनर ये बिल्कुल नहीं कह सकते भाई हमारे इल्म में नहीं है। अगर ये 3 कंडीशन मीट हो गई है तो आप किसी भी एक एक्टिव पार्टनर को नोटिस दे दो, समझा जाएगा सबको दे दिया गया है, क्योंकि बेवकूफ थोड़ी है हमारे किसी के पीछे पीछे बात करते हैं। पहले नंबर पे क्या है, सच नोटिस मस्ट रिलेट टू अफेयर्स ऑफ द फर्म। फर्म के जाहिर मामला के बारे में होना चाहिए। दूसरे, सच नोटिस मस्ट बी गिवन टू एन एक्टिंग पार्टनर एंड नॉट टू अ स्लीपिंग पार्टनर। ये बड़ा जरूरी है कि आपने जो नोटिस देना वो किसी एक्टिव पार्टनर को देना है। स्लीपिंग को देंगे वो तो भाई कहेगा कि वो तो है ही नहीं था। स्लीपिंग पार्टनर कौन पार्टनर था, जिसका पता ही नहीं है दुनिया को ये पार्टनर है, यही है ना। अब आप उसको अगर नोटिस दे रहे हैं, वो कहते हैं ये वैलिड नहीं कंसीडर होगा, वो तो अपने आप को पार्टनर शो ही नहीं कर रहा। बात आ रही है समझ। आपने नोटिस, अगर आप चाहते हो कि मैं एक बंदे को नोटिस दूं और सबको पता चल जाए, अभी उनकी जिम्मेदारी है बताना है कि नहीं बताना। आपकी तरफ से हुज्जत तमाम हो चुकी है, आपकी तरफ से बता दिया गया है, ठीक है, आपने बात कर दी। अब उनकी जिम्मेदारी है वो आपस में किस तरह करते हैं। तो भाई आपने अगर एक पर्सन को एक्टिव पार्टनर को नोटिस दे दिया है, फर्म के अफेयर्स के बारे में दे दिया है, थर्ड पॉइंट जो नोटिस दिया है, देयर मस्ट नॉट बी एनी फ्रॉड कमिटेड बाय द पार्टनर रिसीविंग द नोटिस। जिस पार्टनर को नोटिस दिया है उसने कोई फ्रॉड ना किया हो। अच्छा इसको लिखिए, कमिटेड बाय द पार्टनर और विद हिज कॉन्सेंट, ये नीचे लिख लो। ना तो वो उस पार्टनर ने खुद फ्रॉड किया हो, ये नहीं कि कोई भी फ्रॉड किया हो जिंदगी में, आपके साथ ना किया हो। मिसाल के तौर पे आपके साथ फ्रॉड हुआ है, अब आपने फर्म को नोटिस देना है कि भाईजान ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। अब आप अगर उसी बंदे को लिख देंगे जिसने फ्रॉड किया है, तो मतलब क्या होना है। पाकिस्तान में जैसे माशाल्लाह कानून, मतलब जो चोर हैं वो ही कानून बना रहे हैं, हम उसमें से निकल जाएं और उनसे पूछा जा रहा है हाँ आप क्या चाहते हैं, बता तेरी रजा क्या है। ठीक है, तो इस तरह की हरकत नहीं करनी। अगर किसी पार्टनर ने आपके साथ फ्रॉड किया है या उसकी कॉन्सेंट के साथ, और ऑब्वियसली ये आपको अगर पता ही नहीं है तो उसकी कॉन्सेंट के साथ, तो आप नहीं ना कह सकते। लेकिन यहाँ पे ये अज्यूम किया जा रहा है कि यू नो कि वो पार्टनर आपके साथ फ्रॉड कर बैठा है या उसकी कॉन्सेंट के साथ आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो भाई फिर उसको ये वाला नोटिस ना दो। ठीक है,
क्योंकि जाहिर है वो बंदा, हाँ उसके अलावा भी नोटिस दे सकते हो। फ्रॉड वाली बात का नोटिस उसको ना दिया जाए क्योंकि उसने तो आपसे फ्रॉड किया है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, देयर मस्ट नॉट बी एनी फ्रॉड कमिटेड बाय दी पार्टनर, उस पार्टनर से और विद हिज कंसेंट रिसीविंग द नोटिस, कि जो बंदा नोटिस रिसीव कर रहा है उसने ना तो खुद फ्रॉड किया आपके साथ, ना ही उसकी कंसेंट के साथ हुआ। सही है। तो मतलब तीन चीजें होनी चाहिए, फिर समझा रहेगा कि सबको नोटिस पहुंच चुका है, चाहे आप एक बंदे को दो। एक तो है कि भाई एक्टिव पार्टनर को नोटिस दो, दूसरा फर्म के अफेयर्स के बारे में दो, तीसरा ये ख्याल रखेंगे अगर फ्रॉड का नोटिस देना है तो जिस बंदे ने आपके साथ फ्रॉड किया उसको ना नोटिस दो, किसी और को दो, लेकिन वो जो कोई और है वो भी एक्टिव होना चाहिए। ठीक है। साजिद आबिद एंड माजिदार पार्टनर्स इन अ फर्म, आबिद एंड साजिद आर एक्टिव पार्टनर, दो एक्टिव है। Majid is sleeping partner. A legal notice was served by one of the customer to Sajid. साजिद को भाई एक नोटिस भेज दिया गया। साजिद डिड नॉट टेल अदर पार्टनर, साजिद ने बाकी पार्टनर्स को नहीं बताया। गलती किसकी है भाई? साजिद की है। गलती किसकी है? साजिद की है। वो कहता है व्हेन द कस्टमर टेक्स फर्दर लीगल एक्शन, जब वो लीगल एक्शन लेगा, क्योंकि साजिद एक्टिव था ना, जब वो लीगल एक्शन लेगा कि भाई क्यों नहीं इसके ऊपर अभी तक कोई काम हुआ, आबिद एंड माजिद कैन नॉट प्लीड इग्नोरेंस ऑफ द नोटिस एज इट वाज सर्व्ड ऑन वन ऑफ एक्टिव। वो ये नहीं कहते नहीं हमें तो मिला ही नहीं है भाई, हमें मिला होता तो हम तभी कर देते भाई। क्या नहीं, अब उन तीनों का आपस का फड्डा है, ये उनकी आपस में ड्यूटीज थी, फुल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी थी और गुड फेथ में रहना था, ये उनके आपस के फड्डे हैं। थर्ड पार्टी का कोई कसूर नहीं। थर्ड पार्टी कहेगी भाई मुझे कानून सेक्शन 24 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि भाई अगर आप एक एक्टिव पार्टनर को नोटिस दे दो फर्म के अफेयर्स के बारे में और उस पार्टनर ने आपसे फ्रॉड भी ना किया हो तो भाई ये वैलिड नोटिस समझा रहेगा, मैंने सबको दे दिया, मैं अलग अलग नहीं किसी के साथ फिरूंगा। आपको नहीं पता तो आप क्या करें। ठीक है। Example 14. Sajid Abid and Majid are partner from Abid and Sajid are active partner and Majid is sleeping partner. A legal notice was served by one of the customers to Abid for alleging that Abid committed the fraud. Abid को नोटिस लेकर फ्रॉड नोटिस दिया है कि आबिद साहब आपने वैसा फ्रॉड किया है। हो गया ठीक है सर, मैं अपने आप को समझाता हूँ, सही है। तो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है इस नोटिस की, बाकी लोग नहीं इसको करेंगे। ओके। अच्छा, जब आगे बात आ गई जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, ये हमने पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है, सिंपल की बात है। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा, ये तीन पॉइंट्स हैं। एक है जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, दूसरा है लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ पार्टनर, तीसरा है आगे लायबिलिटी फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। ये तीन पार्टनर्स हैं, इनकी ना हेडिंग आप दे लें। एक हेडिंग क्या है? लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज। ये तीनों पॉइंट इस हेडिंग के अंडर आते हैं कि फर्म की लायबिलिटी पैसे पे करने की या परफॉर्म करने की टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, वो हम पढ़ने लगे हैं। तीन तरह की वो कहता है चीजें होती हैं इसमें। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी फॉर, आगे लिख रहे फॉर एक्ट्स ऑफ फर्म, फर्म के एक्ट्स के लिए जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी है। तो भाई ये हमें सिंपल पता है कि एक बंदा जब तक पार्टनर है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब है उसकी जॉइंटली भी लायबिलिटी है, उसकी सेवरल भी है कि वो अकेला भी सबके बिहाफ पे पे कर सकता है, उसे करवाया जा सकता है। वो एक जॉइंट प्रोमिसेस वाला केस है सारा इधर है। ठीक है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कुछ और कुछ समझने की ऐसे जरूरत है। ठीक है। क्रेडिटर अगर चाहे तो सब पार्टनर से पैसे नहीं ले रहे, और चाहे तो किसी एक से ले ले। ओके। दूसरा पॉइंट, लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर। ये भी हमने पहले बात पढ़ी हुई है कि भाई अगर कोई पार्टनर रॉन्गफुल एक्ट करता है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर वो किसी थर्ड पार्टी से कोई गलत उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, तो फर्म भाई पैसे भरेगी। सेकंड हमने पढ़ा अगर फ्रॉड करता है वो किसी के साथ, फिर भी फर्म पैसे भरेगी थर्ड पार्टी को। लेकिन हमने जनरल ड्यूटी में पढ़ा था ड्यूटी इन केस ऑफ फ्रॉड, वो क्या था कि भाई आपने इंडेमनीफाई करना है, जिस पार्टनर ने फ्रॉड किया है वो फर्म को इंडेमनीफाई करेगा, फर्म बाहर वालों को पैसे भेजेगी। आगे की बात समझ। चलो लास्ट है एक पॉइंट, मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। अगर पार्टनर के पास कोई पैसा आता है थर्ड पार्टी का और वो उसको मिस अप्लाई कर लेता है, ठीक है, उसके बाद पैसा आया, वो आप समझ लें कि ऑर्डिनरी बिजनेस में आया और वो उसको मिस अप्लाई कर लेता है, तो भाई सारी की सारी फर्म लायबल होगी थर्ड पार्टी को पैसा भरने की। ठीक है। बस सुने, द फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस, मेक गुड द लॉस मतलब फर्म का थर्ड पार्टी का
नुकसान पूरा करेगी। वेयर अ पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज अपेरेंट अथॉरिटी रिसीव्स मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड मिसअप्लाइज इट। बस उसकी अपेरेंट अथॉरिटी थी, उसने उसमें एक्चुअल अथॉरिटी अपेरेंट अथॉरिटी थी, उसने उसमें थर्ड पार्टी से वो पैसे लिए, कोई प्रॉपर्टी ली है, लेकिन उसको किसी और जगह पर इस्तेमाल कर दिया, मतलब उसकी अथॉरिटी थी लेने की, तो फर्म भरेगी। या वो कहता है अ फर्म इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस रिसीव्स मनी, या फर्म ने भाई क्या किया है, मतलब तमाम पार्टनर्स ने पैसे इकट्ठे किसी से पैसे लिए हैं क्लाइंट से, या प्रॉपर्टी ली है, उनमें से कोई पार्टनर उसको मिस अप्लाई कर देता है, उस पैसों को किसी और जगह लगा देता है, तो फिर भी फर्म लायबल होगी। ठीक है जी, चलें जी, अब इसमें देखें प्रैक्टिस क्वेश्चन, अच्छे खासे प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसके। कल ना हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके करेंगे, फिर परसों आगे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। अब आपकी असाइनमेंट क्या है भैया, आपने एक तो जो थे क्वालिफाइड ड्यूटीज वो लिखनी है सारी की सारी, जनरल ड्यूटीज हैं या एब्सोल्यूट ड्यूटीज हैं वो लिखनी सारी, म्यूचुअल राइट्स हैं वो लिखने हैं, फिर आपके इम्प्लॉयड अथॉरिटी में कौन कौन सी चीजें वो लिखनी है, रिस्ट्रिक्शन और इम्प्लॉयड अथॉरिटी में कौन कौन सी चीजें हैं वो ये लाजमी भाई लिखनी है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और ये सारा पढ़ लेना, कल इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं फिर कल, टिल देन टेक केयर, अल्लाह।